वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा एनपीसीएल काकड़ापाड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर एडवांस एग्जाम फिटर। आप जानते हैं एनपीसीएल काकड़ापाड़ा की तरफ से स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश होकर आया था और इसका सीबीटी एग्जामिनेशन 5 मई 2026 कंडक्ट हुआ है और हमें फिटर ट्रेड की एडवांस एग्जाम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमें मिल गया है। एक्चुअली पेपर नहीं मिलता, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलता है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देकर आते हैं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन याद होता है आप लोग वो लिख कर भेजते हैं और वही मैं आप सभी के लिए एक जगह में लिख कर लाता हूं और उस पेपर का हम डिस्कस करते हैं। और आप जानते हैं एडवांस एग्जाम में टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, इसका एग्ज़ाम इस बार आईबीपीएस ने कंडक्ट किया और आप जानते हैं आईबीपीएस सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद सीधा रिजल्ट निकाल देता है, आंसर की कभी भी शो नहीं करता है। तो आंसर की देखने का आपको कोई भी मौका नहीं होता अगर मैं इस पेपर का इस तरह से डिस्कशन नहीं करता। तो देखिए, पेपर में 50 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन ही हमें मिल गया और 50 क्वेश्चन का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है कि देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में भी हम पूरा पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एज इट इज़ आपका पेपर में पूछा गया था सेम आपका आज का वीडियो में डिस्कशन होने जा रहा है। तो एटलीस्ट सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं जब भी इस तरह का डीआई का किसी भी यूनिट का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप एनपीसीएल बोलिए, बीआरसी, एनएफसी, आईजी का, वीईसीसी, इन सब, एचडब्ल्यूबी, इन सब एग्जामिनेशन का अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखना चाहते हैं तो मेरा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो देखिए, बहुत कोशिश करने के बाद हम इस पेपर का जो पूरा 50 क्वेश्चन है हम कलेक्ट कर पाए और इसमें हमें सपोर्ट किया लगभग 5-6 स्टूडेंट। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेजे थे। लगभग एक स्टूडेंट 49 क्वेश्चन भेजा, एक स्टूडेंट 46 क्वेश्चन भेजा, फिर और कुछ स्टूडेंट 30+ क्वेश्चंस भेजा। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और भी बाकी स्टूडेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस भेजा सभी को मेरा तरफ से थैंक्स है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से मैं इस पेपर का एनालिसिस आप सभी के सामने कर पा रहा हूँ। इससे आप सभी को तो एडवांटेज हो रहा है और जो आने वाला जनरेशन में, आने वाला दिन में कभी भी एनपीसीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जाएगा तो उसको आईबीपीएस का पेपर का सैंपल जब भी देखना होगा तो इस पेपर से उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम व्यू आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही 50 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको पेपर में पूछा गया था। ओके, तो देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ डबल इन असेंबली टेक्निक। तो असेंबली टेक्निक में डबल या डबल पिन का मुख्य उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग डबल या डबल पिन का इस्तेमाल करते हैं हिडन फास्टनिंग के लिए। किस लिए करते हैं? हिडन फास्टनिंग के लिए, यानी कि ये छुपे छुपे पार्ट्स को ज्वाइन करता है। किस तरह से? देखिए, जब भी हम लोग किसी दो पार्ट्स को इस तरह से, दो पार्ट्स को जब भी हम लोग नाट बोल्ट से जोड़ते हैं ना, तो बोल्ट हमको ऊपर दिखाई देता है, ओके, और नीचे आपको नाट भी दिखाई देता है, इस तरह के नाट भी दिखाई देता है। तो ये आपका हिडन फास्टनिंग नहीं है। उसी तरह से अगर दो इस तरह का आपका मेटिंग पार्ट है, दो पार्ट को जोड़ना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ड्रिल कर लेंगे। ड्रिल करके इस तरह से होल बनाएंगे, यानी कि ब्लाइंड होल बनाएंगे, और जिस पार्ट को और जोड़ना है उसमें भी हम लोग ब्लाइंड होल बनाएंगे, उसमें भी हम लोग ब्लाइंड होल इस तरह से बनाएंगे। और इसमें हम लोग एक पिन जैसा यूज़ करेंगे, इस पिन जैसा यूज़ करेंगे, इसका नाम है डबल पिन। तो इस पिन को हम लोग इसमें आधा पोर्शन इसमें रखेंगे और आधा पोर्शन इसमें रखेंगे, और फिर इसको प्रेस करेंगे इसके एगेंस्ट में, तो फिर ये दोनों पार्ट आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा किस तरह से जुड़ा है, क्योंकि किस फास्टनर से हम लोग फास्टनिंग किया हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं हिडन फास्टनिंग। हम लोग फास्टन किए हैं, दो पार्ट को एक दूसरे के साथ हम लोग बांधे हैं किसी चीज़ से, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यही है आपका डबल। तो ये क्या करता है? टू प्रोवाइड प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टू और मोर मेटिंग पार्ट्स। देखो, बिल्कुल इस पार्ट के साथ इस पार्ट को जब भी फास्टन करना है तो दोनों को सेम अलाइन में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि
इधर हम लोग एक ब्लाइंड होल बनाया है, इधर एक ब्लाइंड होल बनाया है। तो दोनों को अगर हम लोग एक लाइन में, अलाइन मतलब एक लाइन में जब तक हम नहीं रखेंगे तो डबल पिन किस तरह से इसमें आके आपका सेट होगा, सेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रिसाइज मतलब बहुत ही मतलब प्रिसाइजली बहुत ही सूक्ष्म इसमें अलाइनमेंट करता है और एक्यूरेट बिल्कुल पोजीशनिंग करते हैं, और फिर जाके डबल पिन को हम लोग इसमें डाल देते हैं और दो या दो से अधिक पार्ट को हम लोग इस तरह से हिडन फास्टनिंग के माध्यम से फास्टन कर सकते हैं। तो डबल पिन क्या है आपको समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। देखो जो फाइल के टीथ होते हैं उसमें आपका सिंगल का टीथ भी हो सकता है, वन रो ऑफ टीथ मतलब सिंगल का टीथ, अगर डबल रो ऑफ टीथ होगा तो ये आपका डबल कट फाइल। तो इस फाइल के टीथ के बीच में अगर मेटल चिप्स जाके फंस जाता है तो इस त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, इस फाइलिंग त्रुटि को हम लोग पिनिंग ऑफ फाइलिंग कहते हैं या पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है जो सॉफ्ट मेटल पार्टिकल्स होता है वो फाइल के टीथ यानी कि दांतों के बीच में जाके फंस जाता है। ओके, इस प्रॉब्लम को हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। और इस पिनिंग ऑफ फाइल को अगर ठीक करना है तो फाइल के टीथ के बीच में अगर सॉफ्ट मटेरियल जाके फंस जाता है तो उसको तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फाइल काट नहीं पाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, उसके लिए हम लोग फाइल कार्ड यूज़ करते हैं। ये पेपर आपका काफ़ी सिंपल था, जैसे एज इट इज़ हमने ट्रेड थ्योरी में आपको एनपीसीएल के कोर्स में पढ़ाए थे। एग्जैक्टली 50 क्वेश्चन आपको सेम उसी से आपको पूछा गया है। जिसने भी बहुत अच्छा से पढ़े हैं 50 क्वेश्चन का आंसर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी सिंपल था। देखिए, वाइल ड्रिलिंग ऑन ए लेथ मशीन द ड्रिल चक इज हेल्ड इन। लेथ मशीन पर जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल चक को किस में फिट करना होता है, तो ड्रिल चक को टेल स्टॉक में फिट करना होता है। ओके, तो टेल स्टॉक बैरल में किस तरह का टेपर होता है, उसमें मोर्स टेपर होता है। मोर्स टेपर आपका किस तरह का टेपर है, सेल्फ होल्डिंग टेपर, अपने आप होल्ड करने वाला टेपर। ये किससे अवेलेबल होता है, MT0 से MT7 तक ये आपका मोर्स टेपर अवेलेबल होता है। टोटल 8 नंबर में अवेलेबल होता है। क्लियर हो गया? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया था, कैसेटराइट इज द ओड ऑफ। यह देखो इसमें आपको पूछा जा रहा है कैसेटराइट किस धातु का ओड है, तो ये आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन आपको एज इट इज यही पूछा गया था। 50 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जैसा आपका पेपर में पूछा गया था। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं आराम से कि आपको एग्जैक्टली कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बना देंगे। क्लियर? ओके, आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट्स अगर एनपीसीएल का किसी और यूनिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है यानी कि स्टेज 1 इसका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। प्लांट ऑपरेटर ITI स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये आपका सेम कोर्स है। इसमें मैथमेटिक्स आपका बेसिक से एडवांस तक हर एक चैप्टर के क्लासेस आपको मिलेगा। साइंस का क्लासेस भी आपको इसी के साथ साथ मिल जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगा। मतलब आप लोग उतना सोचे भी नहीं है जितना क्लास हम लोग इसमें आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और जनरल अवेयरनेस का भी कंप्लीट क्लास आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएगा। और इस कोर्स के साथ 50 सेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक सेट में 50 क्वेश्चन यानी कि 50 सेट में टोटल 2250 क्वेश्चन का टोटल आपका मॉक टेस्ट रहेगा। टोटल 50 सेट है, जैसे आपका एग्जामिनेशन में होता है सेम उसी तरह का मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। मैथ, साइंस, जीके सभी क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दिया है। तो आप लोग बहुत अच्छा से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए DI का किसी भी यूनिट के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, एडवांस एग्जाम पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाता है। और अब तो CBT होने लगा, इसीलिए प्रिलिमिनरी में और ज़्यादा डर लगता है। तो CBT को क्रैक करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का लिंक दिया है, जाके आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज प्ले स्टोर में जाके टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल लिख के सर्च करके भी आप लोग ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछा गया था मेटल्स व्हिच हैव नो आयरन इज कॉल्ड। तो ऐसा धातु जिसमें
आयरन यानी कि लोहे मौजूद नहीं होता है। इसे हम लोग किस तरह का मेटल कहते हैं? इसे हम लोग नॉन फेरस मेटल कहते हैं, मतलब अलोहे धातु कहते हैं, जिसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात, इसी को हम लोग लो कार्बन स्टील कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होता है। कितने होता है? 0.15 से 0.3% तक। अगर मीडियम कार्बन स्टील का बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.3 से 0.75% तक। अगर HCS हाई कार्बन स्टील की बात करें तो इधर आपका होता है 0.75 टू 1.5% कार्बन। क्लियर हो गया? और देखिए ये तो आपका माइल्ड स्टील हो गया, एक आपका होता है डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील, तो इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होती है? 0.05 से 0.15% तक। यानी कि देखो मृदु इस्पात यानी कि ये आपका लो कार्बन स्टील है, इसमें कार्बन की मात्रा तो कम है। डेड माइल्ड स्टील में और कम कार्बन होते हैं। कितना होता है? 0.05 से 0.15% तक। सॉफ्ट सोल्डर कंटेंट्स, एग्जाम में आपको पूछा गया था सॉफ्ट सोल्डर किसका एलॉय से बने हैं? लीड और टीन के एलॉय से बने। जनरली टीन की मात्रा 63% होता है, लीड की मात्रा 37% होता है। ओके। और सॉफ्ट सोल्डर, देखो सॉफ्ट सोल्डर हम लोग मेनली सोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हार्ड सोल्डर होता है उसको हम लोग ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री से आपका कम है, 450 डिग्री सेल्सियस से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, वाई हैंड रिमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। हैंड रिमर की क्यों अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ होता है, यानी कि टीथ के बीच में गैप काहे समान नहीं होता है? तो देखिए हैंड रिमर के जो टीथ होते हैं तो उन टीथ के बीच की गैप सब डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, काहे समान नहीं होता है? तो आवाज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस चैटरिंग, आवाज़ को कम करने के लिए हैंड रिमर के टीथ के बीच की गैप को असमान रखा जाता है। ओके, आपको अगर पूछा जाए हैंड रिमर आप किस तरह से पहचानेंगे? आपके सामने हैंड रिमर और मशीन रिमर दोनों है, तो आप किस तरह से पहचानेंगे? तो देखिए हैंड रिमर के स्क्वायर टैंग होता है। ओके, इसको चलाने के लिए हमें अब टैप रेंज का यूज़ करना होता है, और मशीन रिमर में आपका टैपर्ड सैंक होता है जिसे मशीन स्पिंडल पर फिट किया जाता है। और एक डिफरेंस भी है, हैंड रिमर के लॉन्ग टैपर लीड होता है। ये जो आपका सामने वाला पोर्शन है ना, ये आपका लॉन्ग टैपर लीड होता है मशीन रिमर की तुलना में। तो इन दोनों चीज़ से हम लोग हैंड रिमर को अलग कर सकते हैं मशीन रिमर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट शाइन्स एंड पॉलिश मेटल। तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ टूल है जिससे हम लोग किसी भी मेटल का शाइनिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं? तो ऑप्शन का हिसाब से उधर आपका बाफिंग व्हील था, तो बाफिंग व्हील आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन पर लगाते हैं और फिर हम लोग किसी भी मेटल का शाइनिंग और पॉलिशिंग करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई चक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। क्यों फाइल के फेस पर चक लगाया जाता है? तो देखिए जब आपके पास डेड स्मूथ फाइल नहीं है, आपके पास ओनली सोचिए सेकेंड कट फाइल है और उससे आपको फिनिशिंग करना है, तो सेकेंड कट फाइल में तो ज़्यादा मटेरियल कटेगा डेड स्मूथ फाइल के तुलना में। तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कट फाइल के फेस पर हम लोग चक लगा लेंगे। तो चक लगाने से क्या होगा, वो आपका सॉफ्ट है, इसीलिए फाइल के जो टीथ है, टीथ के बीच में चक आपके पूरी फंस जाएगा, जिसे हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो ये जब आपके फंस जाएगा ना, तो तब फाइल अगर हम लोग वर्कपीस को बहुत रगड़ते भी हैं तो मटेरियल बहुत ही कम कटेगा, और कम मटेरियल कटेगा और फिनिशिंग को भी अच्छा करेगा। तो देखिए जब मटेरियल पर या वर्कपीस पर पेनिट्रेशन आपको कम करना पड़ेगा, तो तब हम लोग इस तरह का काम करते हैं, फाइल के फेस में चक पाउडर लगा लेते हैं। ओके, तो तब में बिल्कुल आप देखिएगा मटेरियल भी कम रिमूव होगा, यानी कि वर्कपीस पर पेनिट्रेट बहुत कम होगा और मटेरियल कम रिमूव होगा, फिनिशिंग भी आपके अच्छा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यूज ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का
यूज़ किया है। प्लग गेज आप तो जानते हैं। सबसे पहले आप जानिए गेज एक होता है चेकिंग टूल। कैसा टूल है? चेकिंग टूल। ये किससे बने होते हैं? एलॉय स्टील से बने होते हैं, ये भी आप याद रखिए। ओके, प्लग गेज से हम लोग इंटरनल डायमीटर को चेक करते हैं। टेपर्ड प्लग गेज यानी कि इसे हम लोग टेपर्ड इंटरनल होल का साइज को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, चेक द टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, यानी कि टेपर्ड होल का डायमेंशन को हम लोग परफेक्ट फिट के साथ चेक करने के लिए टेपर्ड प्लग गेज का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। और गेज से हम लोग आउटर डायमेंशन को चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम। तो देखिए आरपीएम इसका फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। एग्जाम में आपको पूछा गया था आरपीएम में आर का अर्थ क्या होता है, तो आर मतलब रेवोल्यूशंस। ओके, घूर्णन या कितना चक्कर। ओके, तो 1 मिनट में कितना चक्कर होता है, इसी को हम लोग आरपीएम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। बहु उत्पादन के क्या सुविधा है। तो देखिए इससे क्या होता है, इससे आपके प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ता है। प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होता है, कम टाइम में आप जल्दी प्रोडक्शन कर पाते हैं, इसीलिए कम कॉस्ट भी उसमें लगता है, कम कॉस्ट पड़ता है उसमें। आपको जो लेबर के कॉस्ट भी आपको कम देना होता है, इसीलिए क्या होता है उसका प्राइस भी हम लोग मार्केट में अगर देखा जाए तो कम रख सकते हैं, क्योंकि बनाने में हमें जब कम कॉस्ट पड़ा है तो मार्केट की और ब्रांड की तुलना में उसके प्राइस भी हम लोग कम में रख सकते हैं, क्योंकि हमें बनाने में सुविधा हो रहा है, उतना पैसा नहीं वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग कम मार्जिन में अगर हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तभी हम लोग कर सकते हैं। तो मास प्रोडक्शन से मेनली होता है प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आपका कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो प्रोडक्शन रेट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और जो भी प्रोडक्ट उसमें उत्पन्न होता है उसका भी कॉस्ट कम पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच टाइप ऑफ टैप इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, यानी कि तंग स्थानों पर किस तरह का टैप रेंज हम लोग यूज़ करेंगे। तो टी हैंडल टैप रेंज हम लोग यूज़ करेंगे। इसको एक हाथ से हम लोग घुमा सकते हैं, इसके 2 जॉ होते हैं और एक आपका हैंडल होता है। ओके, तो ये आपका टी शेप का जैसा देखने में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यूजुअली टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल इज यूज्ड। तो देखो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एन ट्विस्ट ड्रिल मतलब नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, नॉर्मल लो कार्बन स्टील यानी कि LCS या आप बोल सकते हैं माइल्ड स्टील के लिए हम लोग ऐसा हेलिक्स एंगल यूज़ करते हैं। इसका हेलिक्स कोण कितना होता है? 18 से 30 डिग्री के बीच में आपका होता है। और ड्रिल का जनरल पर्पस के लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है आप भी जानते हैं, 27.5 डिग्री। तो ये आपका बिल्कुल इस रेंज के अंदर आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ डेड सेंटर। देखिए एक स्टूडेंट ने भेजा था कि डेड सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना है, ये एग्जाम में पूछा गया था। और एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखकर भेजा था कि डेड सेंटर लेद मशीन के किस पार्ट पर लगवाया जाता है। ओके, तो देखिए डेड सेंटर, एक्चुअली डेड सेंटर को लगाया जाता है लेद मशीन के टेल स्टॉक पर। ओके, और डेड सेंटर का इंक्लूडेड एंगल होता है 60 डिग्री। देखिए डेड सेंटर इसका नाम क्यों है, ये भी तो आपका एक सेंटर है, लेकिन इसका नाम डेड क्यों है? क्योंकि ये आपका घूमता नहीं है, ये एक ही जगह में स्थिर रहता है। अब डेड सेंटर का क्या काम होता है? लंबे जॉब को सहारा देने के लिए डेड सेंटर हम लोग यूज करते हैं। तो जॉब आपके रोटेट होता है, जॉब रोटेट होता है, लेकिन ये आपका सेंटर बिल्कुल स्थिर रहता है, इसीलिए इस सेंटर का नाम है डेड सेंटर। और इसको हम लोग टेल स्टॉक एंड में होल्ड करवाते हैं। और एक है आपका लाइव सेंटर। लाइव सेंटर के भी इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है, लेकिन इसका नाम लाइव सेंटर क्यों है? क्योंकि देखो इसके में लाइव सेंटर लेद मशीन के मेन स्पिंडल पर लगे होते हैं। जो मेन स्पिंडल जब आपके घूमते हैं तो सेंटर भी आपके घूमता है, इसीलिए इस सेंटर का नाम है लाइव सेंटर। ओके,
इसका भी इंक्लूडेड एंगल है 60 डिग्री। देखिए एक कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, कभी आपको 1 माइक्रोन इज इक्वल टू पूछा जाता है कितना मिलीमीटर, और कभी पूछा जाता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन। ये दोनों तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन पूछता तब आपका हो जाता 1000 माइक्रोन, ओके, या माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमन लेंथ ऑफ हेक्सोब्लेड इज। देखिए हेक्सोब्लेड के लेंथ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आप जानते हैं हेक्सोब्लेड के साधारण लंबाई कितनी होती है, 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। अगर इंच में बोला जाए तो 8 इंच एंड 12 इंच, दोनों में आपको जानना है, क्योंकि एनपीसीएल ककड़ा पड़ा का इससे पहले जब सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था इंच में, तब आपको पूछा था। अब इस बार मेट्रिक में पूछा है। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा गया था। हेक्सोब्लेड का स्पेसिफिकेशन आपको दिया गया था 300 इंटू 1.8 मिलीमीटर LA ऑल हार्ड। इसमें 300 क्या है ऐसा आपको पूछा गया, तो 300 है आपका हेक्सोब्लेड के लंबाई, ओके, और 1.8 आप हेक्सोब्लेड की पिच, LA यानी कि लो एलोई स्टील, ओके, और ये आपका ऑल हार्ड ब्लेड है। जैसे आपका दो तरह का ब्लेड होता है, ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड, ओके। ऑल हार्ड ब्लेड के सभी पोर्शन, पूरा पोर्शन हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड आपके फ्लेक्सिबल होता है यानी कि सॉफ्ट होता है। अब देखिए हेक्सोब्लेड की लंबाई जो 300 मिलीमीटर बोला है, कैसे लिया जाता है, जो दो पिन होल होता है, दो पिन होल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हेक्सोब्लेड की लंबाई ली जाती है। ये है आपका 300 मिलीमीटर, ओके, क्लियर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। तो ऐसा एक पाइपलाइन है, ऐसा एक पाइपलाइन है और उसमें इंटरनल थ्रेड है, ओके, और इस पोर्शन को अगर बंद करना है तो हम लोग इस इक्विपमेंट का यूज करेंगे। तो किसी भी पाइप में अगर इंटरनल थ्रेड है तो उस एंड को अगर बंद करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लग यूज करेंगे, प्लग, ओके। और अगर किसी पाइपलाइन में या किसी भी पाइप में अगर एक्सटर्नल थ्रेड होता है तो इस एंड को तब बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग कैप यूज करेंगे। एक्सटर्नल के लिए कैप और इंटरनल के लिए हम लोग प्लग यूज करेंगे, ओके। टेलीस्कोपिक गेज इज यूज्ड फॉर, टेलीस्कोपिक गेज किस लिए यूज किया जाता है। देखिए गेज मतलब हमेशा चेकिंग करेगा, तो टेलीस्कोपिक गेज से हम लोग मेनली इंटरनल डायमेंशन, जैसे किसी भी होल का इंटरनल डायमेंशन, किसी भी बोर्ड, स्लॉट, एडिसेस, तो ऐसा कोई भी इंटरनल जो पोर्शन होता है उसका डायमेंशन चेक करने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। और ये देखने में आपका टी शेप जैसा होता है, ओके। तो टेलीस्कोपिक गेज से देखिए हम लोग किसी भी होल, बोर्ड, स्लॉट, एडिसेस के हम लोग इंटरनल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। फिर डायमेंशन कितना है मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फिर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो टेलीस्कोपिक गेज का जो रीडिंग है वो चेक करने के लिए, वो मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। अगर आपको ग्रेफाइट नहीं पूछा गया था तो मोलिबॉडिनम डाइसल्फाइड भी आपके सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। सेमी सॉलिड ग्रीज ये आपका सेमी सॉलिड में आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू मीन बाय फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड मतलब आप क्या समझते हैं, तो फीड मतलब क्या, देखो ड्रिल अपनी एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस तय करती है, इसी को हम लोग फीड कहते हैं। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल, ये जो आपका ड्रिल है वो उसकी एक चक्कर में कितनी आगे बढ़ती है, कितनी डिस्टेंस आगे जाती है, इसको हम लोग कहते हैं फीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रिल इन वन रोटेशन, इसी को हम लोग फीड कहते हैं, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए फीड का यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, यानी कि पर रेवोल्यूशन में, प्रति चक्कर में कितना मिलीमीटर डिस्टेंस तय कर रही है ड्रिल, ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कलर क्या है, आप सीधा याद रखिएगा व्हाइट,
अगर ऑप्शन में व्हाइट नहीं था तो व्हाइटिश ग्रे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्हाइट हमेशा आप लोग याद रखिएगा। डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड, देखिए डार्केस्ट यानी कि सबसे काला पेंसिल ग्रेड कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 9B। ऑप्शन में अगर 9B नहीं था तो बी का वैल्यू जो सबसे ज़्यादा था, अगर 5B था, 4B था, उसके बाद 3B था या 3H था, तो इसमें बी का वैल्यू जिसमें ज़्यादा था वही हो जाएगा सबसे डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड। हालांकि 9B सबसे डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड होता, ऑप्शन में 9B नहीं था, जो 9B नहीं था तो बी के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू था जितना ज़्यादा था वो उतना डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड होता है। ओके, और जितना एच का वैल्यू ज़्यादा होता है 9H, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइटेस्ट पेंसिल ग्रेड होता है, यानी कि इस ग्रेड की पेंसिल बहुत लाइट होता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। Wait. 25 number question. A gear wheel has 36 teeth and 3 millimeter module. Its pitch diameter is. तो देखिए गियर में एक फॉर्मूला होता है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच डायमीटर अपन नंबर ऑफ थ्रेड। ओके, इसमें मॉड्यूल दे दिया है, मॉड्यूल आपको पता है, नंबर ऑफ थ्रेड भी पता है, तो आपको निकालना है पिच डायमीटर। ओके, तो पिच डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ थ्रेड। तो मॉड्यूल 3 मिलीमीटर इंटू 36 ये आपका थ्रेड है, तो 3 इंटू 36 यानी 108, और 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर यूनिट था इसीलिए 108 मिलीमीटर पिच डायमीटर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी आपको पिच डायमीटर दिया रहेगा, नंबर ऑफ थ्रेड दिया रहेगा, मॉड्यूल आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपका वही है, मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which buses are used when more than one operation is performed in the same location। तो ऐसा कौन सा बूस है जिस पर हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसका नाम है स्लीप रिन्यूएबल बूसेस। तो इसको हम लोग स्लीप बूस के नाम में भी जानते हैं। तो स्लीप बूस एक ऐसा बूस है जिसमें हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। ड्रिलिंग किए उस बूस में, उसके बाद उसी में हम लोग रिमिंग कर सकते, उसी में हम लोग बोरिंग कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए और एक बूस होता है जिसका नाम है फिक्स्ड रिन्यूएबल बूस। तो फिक्स्ड रिन्यूएबल बूस में हम लोग एक ही बूस में एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, और स्लिप रिन्यूएबल बूस में हम लोग एक ही बूस में अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं, एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। द एंगल व्हिच कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर। तो दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर भी हम लोग कौन सा एंगल को माप नहीं सकते हैं, तो 125 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में शायद आपका 25 डिग्री था, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक आपका आता है 60, 30, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर, और एक आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। तो इन दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके हम लोग 125 डिग्री या ओनली 25 डिग्री एंगल हम लोग माप नहीं सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्लिप गेज फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग साइन बर्ड ऑफ 200 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है कि स्लिप गेज का हाइट कितना हो जाएगा। तो स्लिप गेज आपका इधर से इधर तक रहता है, तो स्लिप गेज का हाइट कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें एंगल कितना बोला, 30 डिग्री एंगल बोला है। साइन बार की लंबाई कितनी बोल दी है, 200 मिलीमीटर बोल दिया, यानी कि ए सी का वैल्यू बोल दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपन ए सी, यानी कि ये आपका हाइट अपन हाइपोटेनियस। ओके, वेट, तो इसमें देखिए साइन थीटा में आपका साइन 30 हो जाएगा, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू 200, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो ए बी डिवाइड बाई 200, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 100 मिलीमीटर। ओके, तो इधर स्लिप गेज का हाइट कितनी हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड।
एक्मी थ्रेड का एंगल कितनी होती है 29 डिग्री। और एक थ्रेड कहाँ पर यूज होता है, पावर ट्रांसमिशन के टाइम इजी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करने के लिए हम लोग एक्मी थ्रेड का यूज करते हैं। ये हमारा ट्रेपेजोइडल थ्रेड में आता है और ट्रेपेजोइडल थ्रेड है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। ओके, एक्मी थ्रेड हम लोग लीड स्क्रू पर यूज करते हैं और लीड स्क्रू थ्रेड कटिंग के टाइम यूज होता है। एक्मी थ्रेड किस मशीन में रहता है, सॉरी, लीड स्क्रू किस मशीन में रहता है, लेद मशीन में रहता है। और थ्रेड कटिंग के टाइम हाफ नट से लीड स्क्रू को एंगेज करना होता है। क्लियर? ओके। व्हिच प्रॉपर्टी एड कटिंग एबिलिटी एंड इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस इन कटिंग टूल। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है और जिससे कटिंग टूल पर कटिंग एबिलिटी और वेयर रेजिस्टेंस यानी कि घिसने से प्रतिरोधी क्षमता उसमें आ जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कटिंग टूल में कटिंग एबिलिटी और वेयर रेजिस्टेंस बढ़ता है? तो ये आपका हार्डनेस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्मूला ऑफ माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। देखिए, स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर का फॉर्मूला पूछा है, तो आपका माइनर डायमीटर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये आपका जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डायमीटर, इसे हम लोग मेजर डायमीटर कहते हैं, मेजर डायमीटर। और माइनर डायमीटर है रूट टू ये जो रूट, तो ये आपका माइनर डायमीटर है। ठीक है, तो देखिए माइनर डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो मेजर डायमीटर है, जो आपका मेजर डायमीटर इधर से आपका इधर तक था, उससे अगर हम लोग ये आपका स्ट्रेट एक डेप्थ और ये आपका दूसरा डेप्थ अगर हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, दोनों डेप्थ, इस तरफ का भी डेप्थ और इस तरफ का भी डेप्थ को अगर हम लोग निकाल देते तो माइनर डायमीटर आ जाएगा। तो माइनर डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, यानी कि दोनों डेप्थ आपका है तो 2 इंटू डेप्थ आपका हो जाएगा। नॉर्मली देखिए, मेजर डायमीटर अगर आपका पहले 10 था, 10 मिलीमीटर था, और इधर डेप्थ अगर 2 मिलीमीटर है, तो इस तरफ भी आपका डेप्थ 2 मिलीमीटर और इस तरफ भी आपका डेप्थ आपका 2 मिलीमीटर है। ओके, तो एक्चुअली कितना माइनस हो जाएगा, ये आपका डेप्थ निकल जाएगा और ये भी डेप्थ आपका निकल जाएगा, तो बीच में आपका इतना पड़ा हुआ रहेगा, तो ये आपका माइनर डायमीटर हो जाएगा। तो मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4, तो ये आपका 6 मिलीमीटर हो जाएगा माइनर डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which file is used to bring the material to accurate size with a high degree of finish। तो ऐसा कौन सा फाइल है जिससे मटेरियल को एकदम एक्यूरेट साइज पर ले आया जाता है और कैसे ले आया जाता है, हाई डिग्री फिनिश के साथ ले आया जाता है। तो ये कौन से फाइल से हम लोग करते हैं, डेड स्मूथ फाइल से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेम द प्रॉपर्टी विच एनाबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट रप्चर। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है बिना टूटे फूटे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग टफनेस कहते हैं और ये हम लोग टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से टफनेस प्रॉपर्टी को मटेरियल पर डालते हैं। ओके, इससे क्या होता है, कोई भी अगर झटके आए या वाइब्रेशन होने लगे तो वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, टूटते नहीं है। इसको हम लोग टफनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच हेल्प्स द पाइपलाइन टू ब्रांच ऑफ एट 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो पाइपलाइन को 90 डिग्री में ब्रांच करने में मदद करते हैं। देखो, एक आपका पाइपलाइन था तो उसको 90 डिग्री में ब्रांच ऑफ करने के लिए यानी कि विभाजित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टी ब्रांच यूज़ करते हैं। ओके, देखिए फिगर बेस्ड आपको टोटल एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपको ऐसा फाइल दिया गया था और ये आपका टिप पोर्ट से ना टिप से हिल तक की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, फाइल लेंथ। तो वो आपका ऑप्शन में फाइल लेंथ था, ये आपका फाइल लेंथ हो जाएगा। एक फिगर आपको दिया गया था माइक्रोमीटर थिम्बल से, तो देखिए वेट, ये जो माइक्रोमीटर के भाग है, ये जो माइक्रोमीटर के भाग है, इस भाग सर्कुलर स्केल को हम लोग थिम्बल कहते हैं। और एक दिया था आपको रिंग गेज,
तो रिंग गेज का एक फिगर दिया था, तो इसका नाम है रिंग गेज। इससे हम लोग किसी भी वर्कपीस के एक्सटर्नल फीचर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए और एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। अब जानते हैं थ्रस्ट बियरिंग क्या होता है। जिस बियरिंग पर लोड बियरिंग की एक्सिस के पैरेलल रहता है या पैरेलल काम करता है, वह है आपका थ्रस्ट बियरिंग। जिस बियरिंग में लोड बियरिंग एक्सिस के पैरेलल काम करते हैं उसे हम लोग थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ऐसा कौन सा वाल्व है जिससे जो सिर्फ फ्लूइड को एक ही दिशा में जाने के लिए अनुमति देता है, तो इसे हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व एक्चुअली कैसा होता है, सोचिए ये आपका कंटेनर जैसा होता है। तो सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा, वेट। देखिए ये एक आपका फ्लैप जैसा होता है, फ्लैप जैसा होता है, ठीक है। तो जब भी इधर से लिक्विड आता है यानी कि फ्लूइड आता है, तो इसको हटाकर ये फ्लूइड आपका इस तरफ से इधर आपका घुस जाता है। लेकिन जब फ्लूइड वापस जाने का कोशिश करता है, तो फ्लूइड जब इस दीवार पर, इस फ्लैप पर जाके धक्का मारता है, तो फ्लैप जाके क्या होता है, ऐसे सीधा गेट के जैसा बन जाता है, तो फ्लूइड को बाहर निकालने नहीं देता। तो फ्लूइड सिर्फ आ पाते हैं लेकिन वो वापस नहीं जा पाता है। इसलिए इस भाल्व, ये जो आपका नॉन रिटर्न भाल्व है, ये आप क्या होता है, नॉन रिटर्न भाल्व यानी कि वापसी जाने ना देने वाला ऐसा भाल्व। ये आपको सिर्फ आने देता है, इनकमिंग होता है लेकिन आउटगोइंग इसमें आपका नहीं होता है। ओके, तो ये सिर्फ फ्लूइड को एक ही दिशा में जाने के लिए अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच थ्रेड कैन बी कट बाय टैप एंड डाई। तो देखिए टैप एंड डाई से हम लोग किस तरह का थ्रेड कटिंग करते हैं, तो हम लोग वी थ्रेड कटिंग करते हैं। टैप से इंटरनल वी थ्रेड और डाई से एक्सटर्नल वी थ्रेड हम लोग कटिंग करते हैं। देखिए हम अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे हैं एनपीसीएल ककड़ापाड़ा के। अभी जितना शॉर्ट में हो सके हम डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एक्चुअली इसमें पूछा गया था, और आपको चेक करना है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। अगर आप लोग ट्रेड थ्योरी का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ट्रेड थ्योरी का कोर्स मेरा चैनल पर अवेलेबल है। बहुत अच्छा से हमने ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट किया, फिटर के मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा, और जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके स्पेशल कोर्स भी मेरा ऐप पर आपको मिल जाएगा। पीटर टर्नर के मास्टर कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बहुत अच्छा से जितने भी चैप्टर है, आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छा से क्लियर किया गया। बियरिंग में आपको प्रॉब्लम होता है, कभी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से बियरिंग में आप सभी को समझा दो, इस तरह से हर एक चैप्टर का थ्योरी का वीडियो अगर आपको देखना है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू करने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। व्हिच साइज इज द स्मॉलेस्ट सीट साइज। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सीट साइज है। देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, या नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन में शायद नॉन ऑफ द अबव था या किसी और ऑप्शन था, लेकिन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, 1 इंच मतलब 25.4 मिलीमीटर, और 20 SWG मतलब 0.914 मिलीमीटर। आप जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग क्या करते हैं, सीट की थिकनेस को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसका रेंज क्या होता है, SWG का रेंज होता है 0 to 36। ओके, तो इसमें 0 में साइज सबसे बड़ा होता है, यानी कि सीट की थिकनेस सबसे ज़्यादा मापी जा सकती है। 0 से जितना हम लोग 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेंगे, सीट थिकनेस उतनी कम हो जाएगी आपका, यानी कि कम। अगर जैसे 20 का बात किए, तो 0 के साथ अगर 20 का तुलना करें, तो 0 में सीट थिकनेस आपका ज़्यादा होगा और 20 में सीट थिकनेस आपका बिल्कुल कम होगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ इंडेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑन ए सिलिंड्रिकल वर्कपीस। तो देखिए किसी सिलिंड्रिकल वर्कपीस पर
उसके सरफेस पर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नार्लिंग प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए किसी भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस पर उसके सरफेस में जब हम लोग वेरियस डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नार्लिंग कहते हैं। नार्लिंग एक आपका फॉर्मिंग ऑपरेशन है, इसमें हम लोग कटिंग नहीं करते, ये कटिंग नहीं होता, इसमें आपका शेप आपका बन जाता है वर्क सरफेस पर जैसा आपको शेप चाहिए। आपको अगर क्रॉस पैटर्न चाहिए तो क्रॉस पैटर्न आपका बन जाता है, अगर आपको डायमंड पैटर्न चाहिए डायमंड पैटर्न भी इसमें आपका बन जाता है। ओके, तो ये आपका वर्क सरफेस पर बनता है, इस प्रोसेस को नार्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इमीडिएट लाइफ सेविंग इंटरवेंशन परफॉर्म्ड बाय नॉन मेडिकल पर्सन। तो ऐसा कौन सा इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है जो एक नॉन मेडिकल पर्सन द्वारा दिया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो अगर देखिएगा कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसको मेडिकल यूनिट में या हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले जो प्राथमिक अवस्था में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 44, द पर्पस ऑफ यूजिंग फिक्सर इज। फिक्सर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो वर्कपीस को लोकेट करने के लिए और होल्ड करने के लिए, यानी कि वर्कपीस को लोकेट करने के लिए और पकड़ने के लिए फिक्सर का यूज किया जाता है। और जिग का किस लिए यूज किया जाता है, जिग वर्कपीस को लोकेट भी करता है, पकड़ता भी है, साथ साथ जो कटिंग टूल है उसको गाइड भी करता है, जिग का एक एक्स्ट्रा काम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ एंगल कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर से हम लोग किस तरह का एंगल मेजर कर सकते हैं, तो 0 से 360 डिग्री तक किसी भी एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। कितने एक्यूरेसी के साथ, 5 मिनट के एक्यूरेसी के साथ। क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें आपका अगर बोला जाए कि कैसा एंगल, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल के अबव भी वो एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इस तरह का जो लाइन है तो इस लाइन का नाम क्या है, ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन है। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिटर्न बेंड फिटिंग। तो रिटर्न बेंड फिटिंग का एंगल कितनी होता है, देखिए इस तरह का आपका होता है, तो एक्चुअली इसका एंगल कितना होता है, तो एंगल आपका घंटा एंगल होता है, इसमें आपका 180 डिग्री, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे का साथ कैसा है, पैरेलल में है, इसलिए इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर। लॉक वॉशर का लाभ क्या होता है, सुविधा क्या है, टू प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन एंड टॉर्क। तो देखिए जार्किंग या वाइब्रेशन होने का कारण नाट और बोल्ट ढीला हो जाता है, तो इससे रोकने के लिए हम लोग लॉक वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही आप आंसर कर सकते हैं अगर आप थ्योरी बहुत अच्छा से क्लियर करके रखे तो देखिए हम इस क्लास में जितना हो सके डिटेल में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा थ्योरी का क्लास देखें, अगर नहीं भी देखे तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में जाके डेमो वीडियो लिख के सर्च करिएगा कि जैसे लिमिट फिट टॉलरेंस का डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप ड्रिलिंग चैप्टर के डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा कि क्लास हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्लास आप किसी भी टीचर में जाके देखिएगा, कभी आपको आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया। एक बार मेरा बात सुन के एक बार आप देख लीजिए कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ाना हम आराम से क्लियर कर सकते, किसी भी एक बुक से नोट्स उठाकर हम पढ़ा सकते, लेकिन हम इस तरह से नहीं पढ़ते। जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं ना, इस तरह से पढ़ा तो उसका बेसिक एडवांस सब हम उसमें नोट्स बनाकर लेके आते हैं और हर एक चीज़ उसमें हम आपको समझा देते हैं, हर एक चीज़ नोट्स में होता है। तो आप एक बार ड्रिलिंग वाला क्लास, लिमिट फिट टॉलरेंस वाला क्लास एक बार आप देख लीजिएगा, आपको कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच फ्लूइड सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिशन फ्लूइड। तो ऐसा कौन सा फ्लूइड सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन फ्लूइड के सिस्टम में लिक्विड की इस्तेमाल करते हैं, तरल की इस्तेमाल करते हैं, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं। और अगर बोला जाए एयर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का, वो आपका न्यूमेटिक सिस्टम में हो जाएगा। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में आपका प्रॉब्लम होता है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का क्लासेस हम इस तरह से प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू होता है सब आपको एमसीक्यू उसमें कंप्लीट करा दिएगा। ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो किसी भी स्टूडेंट कर सकते हैं।
हाइड्रोलिक न्यूमेटिक चैप्टर में आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से आपको पढ़ा दिए गए। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, हेक्सागोनल नॉट विथ कॉलर, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए और इस पेपर के जो 50 क्वेश्चन है जो हमें मिल गया आप सभी के मदद से, हम पूरा आप सभी के साथ डिस्कस करने का कोशिश किया। आप लोग इसी तरह से मेरा चैनल को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए और जितना हो सके आप लोग आगे भी सपोर्ट करिए। तो आज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।